हेलो दोस्तों, आज मैं एक बड़ा ही टॉपिक हिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है मराठा और अंग्रेज़ के बीच लड़ाइयों का उल्लेख का वर्णन। चलिए आज हम समझते हैं मराठा और अंग्रेज़ का लड़ाइयों का उल्लेख। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें चैनल में, मैं उसे समझाने की प्रयास करूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई का उल्लेख करो। चलिए क्या है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की शक्ति को संघाती आघात लगता था मराठों संघात से उभर नहीं पाएंगे, उनका समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये पेशवा माधव किराव के नेतृत्व में उन्होंने बड़ी संगठन से अपनी संगठन से बना लिया। भारतीय राजनीति में उनको द्वंद्व में फिर बजने लगी। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों को लगा था कि उसको मतलब शक्ति का हार हो जाएगा, मतलब वो फिर उठ नहीं पाएंगे। पर मराठों ने फिर धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर लिया और दोबारा मजबूत बना लिया। चलिए पढ़ते क्या है। मराठों के दुर्भाग्य से उनके सहयोग पेशवा माधवराव का सन 1772 में अकाल सर्वनाश हो गया और पेशवा पद की प्राप्ति के लिए उनके बीच फूट पड़ी। इस पद के लिए थे दावेदार माधवराव का भाई नारायण राव और माधवराव का चाचा रघुनाथ राव, जो राघवा नाम से अधिक प्रसिद्ध था। नारायण राव पेशवा बनकर राघवा से षड्यंत्र रचकर उसे मरवा डाला। वह स्वयं पेशवा बन गया। इसी बीच नारायण राव की विधवा पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो गया। पूना द्वार के नाना फाड़ीवास के नेतृत्व में मराठों के एक गरपरवल दल के नए बालक को पेशवा गद्दी बैठाते। नाना फडणवीस दक्ष राजनीतिक था। उसके भयभीत होकर राघवा अंग्रेजी के शरण में बम्बई भाग गया। ये कुछ दिया है मराठे के दुर्भाग्य से जो हुआ था। माधवराव का जो जन्म हुआ था उसका स्वास्थ्य, उसके मरने के बाद उसके पेशवा पद के लिए प्राप्ति के लिए बीच फूट पड़ गई। इस पद के लिए दावेदार थे माधवराव और का भाई नारायण राव और माधवराव का चाचा रघुनाथ राव, जो रघुवा नाम से माधवराव का भाई था नारायण राव। ठीक है, माधवराव का चाचा था रघुनाथ, जो रघुवा नाम से था। तो नारायण पेशवा बनकर बना पर रघुवा ने षड्यंत्र रचकर उसे मरवा डाला। नारायण राव है पेशवा बना तो उसको माधवराव ने उसको षड्यंत्र रचकर उसको मरवा डाला और वो पेशवा बन गया। इसी बीच नारायण की जो विधवा पत्नी थी उसका पुत्र उत्पन्न हुआ और पूर्ण द्वार के नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों के एक प्रबल दल की नए बालक की पेशवा गद्दी बैठा ली। तो उसकी जो विधवा पत्नी जो बाला था वो गद्दी पर बैठा। नाना फडणवीस वो दक्ष राजनीति था, उससे भयभीत होकर अंग्रेजों के शरण में बम्बई भाग गया। चलिए पढ़ते हैं प्रथम मराठा युद्ध। ये प्रथम मराठा युद्ध बहुत से एग्जाम में आते हैं बच्चे, यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मराठा और अंग्रेज की लड़ाई। चलिए प्रथम मराठा युद्ध क्या है पढ़ते हैं। जिस बढ़िया से पढ़ते हैं अच्छा लगेगा, मज़ेदार आएगा। चलिए हम बताते हैं यूनिक स्टडी कैसे किया जाता है और फिर कैसे समझाया जाता है। चलिए आपको पढ़ाते हैं। चलिए प्रथम मराठा युद्ध क्या है। अंग्रेज बहुत दिनों से मराठा राजनीति में टांग उड़ाने का अवसर ढूंढ रहे थे। उन्होंने राघवा से शुरुआत की संधि 1775 ईस्वी में कर ली थी। संधि के अनुसार राघवा ने सालसेट बेसिन तथा बम्बई के निकट के डिब्बों को अंग्रेजों को देने की बात मान ली। राघवा का पक्ष लेकर अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी में मराठों पर आगमन कर उन्हें परास्त कर दिया था। 1775 में अंग्रेजों ने मराठों पर आगमन कर उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने पूना की सरकार के लिए भी संकट पैदा कर दिए। चलिए आप जानते हैं कि राघवा जिसे फडणवीस ने भगा दिया था, वो उससे पहले जो हुआ था वो देखिए बता रहा है कि राघवा से सूरत की संधि किया था अंग्रेजों ने राघवा से सूरत की संधि किया था 1775 में। देखिए राघवा से सूरत की संधि 1775 में की। संधि के अनुसार में क्या किया कि राघवा ने संधि क्या किया, अंग्रेज की सालसीट बेसिन तथा बम्बई के निकट जो द्वीप है, सालसीट है बेसिन तथा बम्बई के निकट के जो द्वीप है वो अंग्रेज देने में बात कही। राघवा का पक्ष लेकर अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी में मराठों पर क्या किया, आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। पुनः सरकार की ये भी संकट पैदा हो गया। अब चलिए आगे क्या बताया गया, चलिए पढ़ते हैं। कंपनी की बम्बई सरकार बंगाल की सरकार के अधीन थी। कंपनी की जो बम्बई सरकार थी बंगाल की सरकार के अधीन थी, अतः उसे पूछे बिना उसने जो कदम उठाया उसका बंगाल की सरकार ने विरोध किया। कंपनी की जो बम्बई सरकार थी
कंपनी की जो बम्बई सरकार के बंगाल की सरकार के अधीन थी, उसने बिना पूछे जो कदम उठाया बंगाल सरकार ने विरोध किया। उसने सूरत की संधि को रद्द कर 1776 इसमें मराठों के साथ पुरंदर की नई संधि की। इस संधि के अनुसार 67 का द्वीप अंग्रेजों को अधिकार में रख गया और उन्हें भड़ोचा झील की आमदनी मिली थी। साथ ही युद्ध के हर्जाना के रूप में मराठों ने 12 लाख रुपये भी देने का वादा किया था। पर पुरंदर की संधि के पालन ने तो अंग्रेजों ने किया और मराठों ने। परिणाम 1776 में दोनों के बीच फिर युद्ध छिड़ गया। ताला गांव नामक स्थान पर मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया और उन्हें वहां जाना संधि स्वीकार करने पर बाध्य किया। इस पराजय के समाचार पाकर गवर्नर ने बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने मराठों के विरुद्ध बंगाल से एक सेना भेजी। बंगाल की अंग्रेजी सेना ने अहमदाबाद और बेसिन पर अधिकार कर लिया। विवश होकर मराठों ने 1782 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सलाबाई की संधि करनी पड़ी और इसी संधि से अधिक लाभ अंग्रेजों को हुआ। चलो बच्चों, पहले जो पॉइंट है आपने अपने बुक की यहाँ से यहाँ रिपीट करें और देखिए हम समझाने का आपको कोशिश करते हैं। जो कंपनी की जो बम्बई थी सरकार बंगाल के अधीन, उसने बिना पूछे क्या किया था, बंगाल के उसने कुछ कदम उठा लिए थे। तो उसने बंगाल की सरकार ने विरोध किया। उसने सूरत की संधि को रद्द कर दिया। देखिए उसने सूरत की संधि को भी रद्द कर दिया 1776 में। देखिए मराठों के साथ पुरंदर की संधि है। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था, 67 का द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में रख गया और उन्हें भड़ोचा झील की आमदनी भी मिली थी। साथ ही युद्ध के हर्जाना में मराठों ने 12 लाख रुपये का देने का वादा भी किया था। पर पुरंदर की संधि हुआ था, ना अंग्रेज पालन किया और ना ही मराठों ने। इसके परिणाम सब क्या हुआ था, परिणाम हुआ था यही कि इसका परिणाम हुआ कि 1776 में दोनों ने बीच युद्ध चढ़ गई। फिर क्या हुआ, ताला नामक स्थान था, वहाँ मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। एक स्थान था ताला नामक स्थान, वहाँ मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया और उन्हें अपमानजनक संधि स्वीकार करने का बाध्य किया। मतलब उसे बेइज्जती कर दिया, अपमानजनक उसे संधि करने के लिए मजबूर की। इस पराजय का समाचार पाकर इस हार की समाचार सुनकर कौन थे, गवर्नर जनरल बड़ा क्रोध हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। उसने मराठों के विरोध क्या किया था, बंगाल से एक सेना भेजा। बंगाल की अंग्रेजी सेना क्या किया, अहमदाबाद और बेसिन पर अधिकार कर लिया। उसने गवर्नर जनरल क्या किया, गुस्सा हो गया था और उसने मराठों के बीच बंगाल पर एक सेना भेजी। वो सेना कहाँ गया, बंगाल की अंग्रेजी सेना क्या किया, बंगाल की अंग्रेजी सेना ने अहमदाबाद और बेसिन पर अधिकार कर लिया। विवश होकर मराठों ने कहा कि 1782 में अंग्रेजों के साथ सलाबाई की संधि करनी पड़ी। देखिए लास्ट में उसे मजबूर होकर 1722 में अंग्रेजों के साथ सलाबाई की संधि करनी पड़ी और इस संधि में अधिक लाभ अंग्रेजों को ही हुआ। ये प्रथम मराठा युद्ध है। द्वितीय मराठा युद्ध में देखिए क्या है, चलिए पढ़ते हैं। पहले यूनिक स्टडी करते समय बहुत से बच्चे हैं कि बुक को यूनिक स्टडी नहीं करते। यूनिक स्टडी किए बिना आपको समझ में नहीं आएगा। यूनिक स्टडी करें और फिर समझें। देखिए हम जिस तरह यूनिक स्टडी करते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की प्रयास करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, द्वितीय मराठा युद्ध क्या है। द्वितीय मराठा युद्ध 1830 में सन 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया था। भारत की देशी राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने सहायक संधि की प्रथा चलाई। इस संधि के अनुसार देशी राज्यों को अपने खर्च से अपने राज्य में अंग्रेजी सेना खड़ी करनी पड़ती थी। वेलेस्ली ने मराठा सरदारों पर सहायक संधि वेलेस्ली, देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ कि वेलेस्ली ने मराठा सरदारों पर सहायक संधि स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। इस समय तक मराठों के संयुक्त नेता नाना फटेल की मृत्यु हो गई थी और मराठों में फूट पड़ गए थे। गिरी युद्ध में परास्त होकर मराठों का पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना से भागकर बेसिन अंग्रेजों की शरण में चले गए। वहाँ उसने 1830 में बेसिन की संधि के अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब मराठा सरदारों ने सहायक संधि का विरोध किया और फलस्वरूप अंग्रेजों मराठों के बीच 1803 में लड़ाई हुई। यह लड़ाई द्वितीय मराठा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध। इस लड़ाई में मराठा परास्त हुए। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। संधि के अनुसार जयपुर, जोधपुर, अनंतपुर, बड़ौदा तथा गंगा यमुना के बीच प्रदेश अंग्रेज को प्राप्त हुआ। चलिए एक बार फिर से आपको पढ़ते हैं, समझाते हैं क्या हुआ था सेकेंड मराठा युद्ध में। चलिए देखते हैं। देखिए द्वितीय मराठा युद्ध में हुआ था कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी का गवर्नर बनकर आया था। उसने क्या किया था, सहायक संधि लागू किया था। आप लोग
जानते हैं कि सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत सारे एग्जाम में भी, स्कूल एग्जाम में भी आता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। आदित्य मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 ईस्वी में। चलिए, तो 1798 में वेलेस्ली कंपनी बनकर आया था, उसने सहायक संधि प्रथा चला दी। इस संधि के अनुसार क्या कहते हैं? देशी राज्यों को अपने खर्च से अपने, इस संधि के क्या था? इस संधि के अनुसार उसने देशी राज्यों को अपने खर्च से अपने राज्य में अंग्रेजी सैनिक खड़ा करनी पड़ती थी। इस संधि के अनुसार उसने ये किया था कि जो देशी राज्य था उसने अपने खर्च पर वहाँ पर एक सेना खड़ा किया था। लॉर्ड वेलेस्ली, अंग्रेजों ने सेना खड़े करने, और वेलेस्ली ने क्या किया था? वेलेस्ली ने मराठों पर दबाव डाला। उन्होंने मराठों पर ज़बरदस्ती दबाव डाला, सरदारों पर, मराठों के सरदारों पर सहायक संधि स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। देखिए क्या है। इस समय तक मराठों के सुयुक्त नेता नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। जो आप लोग शुरू में पढ़े कि कितने महान नेता थे नाना फडणवीस की, कितने महान थे। शुरू में उसने उसे हराया था, उसके चाचा को, जो क्या नाम था आपने पढ़ा था, नाम था ये उसका नाम था माधवराय का भाई नारायण, और माधवराय का चाचा था रघुनाथ, जो रघुवा का नाम था। रघुवा का उसने हराया था, समझे? रघुवा जो हराया था वही फडणवीस, उसकी अभी मृत्यु हो गई। देखिए, उसकी मृत्यु के बीच का होने के बाद मराठों में फूट पड़ गई थी। फिर गिरी युद्ध में परास्त होकर मराठों का पेशवा बाजीराव द्वितीय पुणे से भागकर बेसन अंग्रेजी के स्थान में चले गए। देखिए, गिरी युद्ध में क्या हुआ था? परास्त होकर, जो गिरी युद्ध में जो परास्त मतलब हार गया था मराठों का पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या किया था? बाजीराव द्वितीय हार गया था, तो वो पुणे से भागकर कहाँ गया था? अंग्रेजों के स्थान में गया था, बेसिन, भागकर बेसिन अंग्रेजों के स्थान में चल गया। वहाँ उसने क्या था? 1802 में बेसिन की संधि के अधिकांश सहायक संधि भी स्वीकार की। देखिए, आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिन की संधि कब और किसने की थी? बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। बेसिन की संधि 1802 में, और इसके साथ वो क्या किया था? सहायक संधि भी स्वीकार किया। अब देखिए, आप मराठा सरदार की सहायक संधि का विरोध किया। अब जो मराठा सरदार थे उसे सहायक संधि का विरोध क्या कि क्यों आपने सहायक संधि किया, क्यों आपने लिया? मराठा जो सरदार था सहायक संधि का विरोध किया। फलस्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच क्या हुआ था? 1803 में फिर लड़ाई हुई। ये लड़ाई द्वितीय मराठा युद्ध। 1802 के बाद देखिए, 1802 के बाद जो संधि हुआ था, बेसिन संधि, बाजीराव द्वितीय ने जो 1802 में संधि किया था, 1802 में संधि किया था, बेसिन संधि, और सहायक संधि भी स्वीकार करना पड़ा उसे। अब इसके फलस्वरूप वहाँ अब मराठों के सरदार ने क्या किया? इस सहायक संधि का विरोध किया, बोला कि ये सहायक संधि हम नहीं स्वीकार करें। तो इसके फलस्वरूप 1 साल के बाद क्या हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच 1803 में लड़ाई हुआ। ये लड़ाई द्वितीय मराठा युद्ध के नाम से ना, इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठा हार गया था, लड़ाई मराठा परास्त हुआ, क्योंकि मेन जो खिलाड़ी था फडणवीस, वो मर गया इस बीच, वो मारा है। नेता क्या था? नाना फडणवीस, क्योंकि मेन खिलाड़ी वही था, वो तो मर गया। तब सेकेंड अंग्रेज मराठा युद्ध में हार हुई। तो इस हार के अनुसार उसे 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सुरजी अर्जुन गांव की संधि के अनुसार उसे जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, भड़ोचा तथा गंगा यमुना के बीच का प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। देखते हैं संधि के अनुसार जयपुर, जोधपुर, आदमना तथा भड़ोचा तथा गंगा यमुना के बीच प्रदेशों को अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। चलिए बच्चा देखिए, यूनिवर्सिटी से क्या होता है? यूनिवर्सिटी से यही होता है कि पढ़ते पढ़ते आप समझ जाते हैं कि क्या कहा रहा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप समझ में जाते हैं। देखिए, हम पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया। हम आपको बता देते हैं द्वितीय मराठा युद्ध में क्या है। द्वितीय मराठा युद्ध में देखिए, आपको फिर से बताते हैं। द्वितीय मराठा युद्ध में कंपनी का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, वो आया था भारत। तो वो आके क्या किया था? सहायक संधि लागू कर दिया था। जबरदस्ती मराठा सरदारों पर संधि क्या किया था? स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। तो
इस समय का इसी बीच क्या हुआ था, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी, जिसमें क्या हुआ था, मराठों का फूट पड़ गया था। इस गृह युद्ध में क्या हुआ था, बाजीरादित्य भी हार गया था। उसके बाद क्या हुआ था, बाजीरादित्य पुणे से भागकर कहाँ गए थे, वो गए थे बेसिन, वहाँ पर अंग्रेजों के शरण में गए थे। वहाँ पर क्या किए थे, बेसिन की संधि किया था, बेसिन की संधि थी। इस संधि में उसने इसके साथ कौन सी संधि स्वीकार की, साय संधि भी स्वीकार कर लिया 1802 में। तो इस संधि को क्या हुआ था, इस संधि को मराठा का जो सरदार था उसने साय संधि बोला कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके फंसे 1 साल बाद क्या हुआ, 1803 में मराठा और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में हार हो गया, इस युद्ध में मराठों का हार हो गया था। इस हार के भी युद्ध के इस हार का हुआ था 30 सितंबर 1803 में। इस हार के पश्चात उसे कौन सी संधि क्या करना पड़ा, एक तो गांव का नाम पर है सूरजी अर्जुन गांव। देखिए क्या हुआ, सूरजी अर्जुन गांव की संधि। इस संधि के पश्चात उसे संधि देना पड़ा जयपुर, जोधपुर, अहमदनगर, बड़ौदा तथा गंगा यमुना के बीच प्रदेशों को उसे देना पड़ा। चलिए तृतीय युद्ध, चलिए बच्चों आपको समझ आएगी सेकेंड मराठा युद्ध। चलिए पढ़ते हैं तृतीय मराठा युद्ध। तो इसी तरह बच्चों आप स्टडी करते हैं, करके समझ सकते हैं, पढ़ते हैं। चलिए तृतीय मराठा युद्ध क्या है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए तृतीय मराठा युद्ध क्या, चलिए पढ़ते हैं तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध क्या, देखिए तृतीय मराठा युद्ध क्या, मराठा सरदारों केवल होलकर ने ही साय संधि स्वीकार नहीं की थी, बेलजली उसके साथ युद्ध का मौका ढूंढ रहा था। होलकर उन दिनों जयपुर राज्य में लूट मार कर रहा था, अतः जयपुर का पक्ष लेकर बेलजली ने होलकर के विरुद्ध सन 1804 में युद्ध की घोषणा कर दी। होलकर अनेक युद्धों में परास्त होकर भरतपुर के जाट राजा के यहाँ भाग गए। अंग्रेज ने उस पर 4 बार आक्रमण किया, पर वो दुरुपयोग नहीं कर सके। देखिए तृतीय मराठा युद्ध में क्या, तृतीय मराठा युद्ध में यह हुआ कि जो साय संधि साधारण जो स्वीकार नहीं की, तो वो वही सरदार थे जिसने साय संधि स्वीकार नहीं की। उसका क्या नाम था, होलकर। यही होलकर ने क्या किया था, साय संधि स्वीकार नहीं किए थे। तो इसी को मौका ढूंढ रहा था लड़ने के लिए अंग्रेज। कौन था अंग्रेज उस समय, गवर्नर बेलजली मौका ढूंढ रहा था कि कब ये मेरे साथ युद्ध करे, क्योंकि ये साय संधि यही सरदार था जो स्वीकार नहीं करता। नाम था इसका होलकर, ठीक है। होलकर उस दिन क्या कर रहा था, उन दिनों जयपुर में राज्य में लूट मार कर रहा था, और जयपुर का पक्ष लेकर बेलजली ने होकर क्या किया था, उसके विरोध क्या किया था, 1804 में युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में होलकर वहाँ से भाग गए जाट के यहाँ, युद्ध में परास्त हो गया, समझे। इस युद्ध में क्या हुआ था, होलकर वहाँ से मतलब हार गए थे, परास्त हो गए थे बुरी तरह। वहाँ से भरतपुर के जाट राजा यहाँ भाग गए, तो अंग्रेजों ने वहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर दुरुपयोग नहीं कर सके। ये हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। चलिए फिर से पढ़ाते हैं, चलिए फिर से आपको शॉर्टकट में समझाते हैं क्या था तृतीय मराठा युद्ध में। हुआ था कि जो सरदार था साय संधि लागू स्वीकार नहीं किया था, उसका नाम था होलकर। तो यही होलकर को लेकर अंग्रेज चाहता था कि मैं इसके साथ युद्ध करूँ, मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि इसने क्या किया था, साय संधि लागू स्वीकार नहीं किया था। तो होलकर उस दिन क्या कर रहा था, जयपुर में लूट मचा रहा था, और इसी के चलते अंग्रेज ने क्या किया था, जयपुर का पक्ष लेकर बेलजली ने क्या था, होलकर को विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 1804 में। इस युद्ध में क्या हुआ था, होलकर बुरी तरह परास्त हो गया, और वहाँ से भागकर भरतपुर के जाट राजा के पास गया था। जाट राजा के पास वहाँ भाग के गया था, तो क्या किया था, वहाँ पर भी अंग्रेज का किया था, आक्रमण किए, पर आक्रमण तो किए, पर वो जो दुर्ग बना हुआ था चारों तरफ दुर्ग पर, वो अधिकार नहीं कर सके। ये हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। चलिए चतुर्थ मराठा युद्ध क्या हुआ था, चलिए समझते हैं। चतुर्थ मराठा युद्ध थोड़ा लंबा है। चतुर्थ मराठा युद्ध अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चे, इसके साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से मैंने प्रयास किया था कि बच्चों लोग को समझ में आए। बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री में समझ में नहीं आता है कि यूनिक हिस्ट्री किस तरह स्टडी करके समझे, अब परीक्षा में एग्जाम दें। एग्ज़ाम का यह मतलब नहीं कि हम रट कर एग्ज़ाम दे देते, इससे फ़ायदा क्या होता है, रटने से फ़ायदा नहीं होता है।
जब तक आप समझ के एग्जाम में ना लिखेंगे तब आपको मज़ा नहीं आएगा। हिस्ट्री है, मज़ा कर ले। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मज़ा ले सकते हैं। इसमें युद्ध के बारे में बताया बहुत सारे। अब देखिए आज किस तरह आज मैंने हिस्ट्री बुक को स्टडी किया, आपको समझाए थे। मेरा लक्ष्य यही कि बच्चा लोग जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो थोड़ा याद करके, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसे समझ में नहीं आता कि कैसे लिखे, कैसे क्या करें। यही मेरा प्रयास होता है कि बच्चे लोग रट के जाए ना। रट के ज़्यादा क्या होता है, बच्चे लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते। रटने से कोई फ़ायदा नहीं आता, उससे आगे चल कर समझ में नहीं आता क्या पढ़ा क्या नहीं। मेरा सजेशन ये है कि आप समझ कर जाए, समझ कर एक बार रीडिंग करके समझ कर परीक्षा में एग्ज़ाम दें। यही मेरा इस वीडियो का लक्ष्य है। थैंक यू। बच्चा अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।